तो स्वागत है आपका अभी भी क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या है वो शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो आपका पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी तरह कुल 15 विषय है। तो आपका चौथा जो है वो है द्विघात समीकरण, पाँचवा है समांतर श्रेणियाँ, छठा है त्रिभुज और सातवां है निर्देशांक ज्यामिति। आठवां जो आपका अध्याय है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो दो अध्याय हैं, आठवां और नौवां, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह 10वां है आपका वृत्त, 11वां रचनाएं, 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसी तरह 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14 है सांख्यिकी, 15 है और अंतिम अध्याय जो आपका वो है प्रायिकता। आज हम पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं शुरू करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याओं को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी दे देती हूँ। तो संख्याएं जो होती है वह दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ये जो काल्पनिक संख्या है इसका अध्ययन हम 11वीं और 12वीं कक्षा में करते हैं। यह भी आवश्यक नहीं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी नहीं बता रही। हमारा जो सिलेबस है वो वास्तविक संख्याओं पर है। तो आइए हम वास्तविक संख्या शुरू करें। तो पहली जो वास्तविक संख्याओं में आते हैं वो आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, चौथी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और पांचवी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हम इन सभी संख्याओं के बारे में 9वीं 6ठी ये सब क्लासेस में पढ़ते आते हैं, लेकिन अभी मैं फिर भी इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से प्राकृतिक संख्याएं चलती जाती हैं। उसी तरह से पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को हम a से डिनोट करते हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बनता है। उसी प्रकार पूर्णांक संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है जिसमें -2 -1 0 1 2 इस तरह से पूर्णांक संख्याएं होती है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं, यह एक ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q हमारा 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या नहीं रहेंगी। दूसरा है इसमें कि p और q का जो HCF हो वो 1 के बराबर आना चाहिए। और तीसरा जो है कि p और q दोनों ही पूर्णांक हो। पूर्णांक हो, ठीक। तो परिमेय संख्या की ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको आगे चलकर काम आएगी। अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और या तो हम कह सकते हैं कि q जो है वह अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो वो परिमेय संख्याएं हो जाएगी। और HCF, p और q का HCF, p q का HCF जो है वो 1 के बराबर नहीं हो तो वैसी संख्याएं क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्याओं के समूह में आएंगी। इसके साथ ही अपरिमेय संख्याओं के अगर हम बात करें तो रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं, रूट के अंदर सभी अभाज्य संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो
तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जिनका एक और स्वयं के सिवा कोई भी गुणज नहीं होता है। जैसे हम 2 लेते हैं तो ये 1 और 2 के सिवा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, तो ये एक अभाज्य संख्या होगी। अगर हम इसे रूट के अंदर लाते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। उसी तरह √3, √5, √7, तो इस तरह से हमारी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब हम आपको कुछ परिमेय और अपरिमेय के बारे में उदाहरण दे देते हैं। परिमेय संख्या जैसे हम लेते हैं 2/4, तो अगर हम देखें तो 2/4 p/q के रूप में तो है, और यहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, q 0 के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 और 4 का जब हम HCF लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। हम क्या जानते हैं कि जब 2 और 4 का हम HCF ले तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, नहीं तो नहीं कहलाएंगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 2/4 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 1/2 जो 2/4 का ही गुणनखंड है, ये एक परिमेय संख्या है। जब हम 1 और 2 का HCF लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1, हमें मौसा 1 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है हमारा परिमेय संख्या है। इसी तरह से देखते हैं, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या का उदाहरण दे सकते हैं। तो हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग इस अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए आप कभी दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो इसमें जो है a बराबर BQ प्लस R सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जहाँ a भाज्य, b भाजक, q हमारा भागफल और r शेषफल होता है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे, ये सूत्र तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के। बस इसी सूत्र का उपयोग करके यूक्लिड ने अपनी इस प्रमेय को दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो b है वह हमेशा a से छोटी होती है, ठीक, और r 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होता है। अब हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे हमने a को मान लिया 3 और b मान लिया 2, जहाँ a बड़ा है b से, तो हमारा r क्या आ सकता है? r हमारा 0, 1 आ सकता है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब इसे हम एक भाग विधि द्वारा समझते हैं कि इसका HCF कैसे निकाला जाएगा। जैसे हम यहाँ रफ कर रहे हैं, ठीक, 3 लिए भाजक 2 से इसे हम भाग दे रहे हैं, ठीक, 2 एकम क्या आ जाएगा? 2, बचेगा शेषफल 1। अब हम इसी 1 में 2 से भाग लगाएं, ठीक, 1 2 से लगाए, हमारे यहाँ मौसा क्या हुआ? 1। बस इसे ही हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाना है। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या हुआ? 3 और b हमारा क्या आ गया? ये भाजक है, तो ये हमारा आ गया 2 गुना q आ गया शेषफल भागफल जो 1 है, और शेषफल हमारा क्या है यहाँ पर? 1। इस तरह से हमारा पहला चरण खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा चरण लेते हैं। जैसे ये जो है 2, इसे हम यहाँ आगे ले रहे हैं, और 2 को अब हम 1 से भाग लगाते हैं। तो जब हम 1 से भाग लगा रहे हैं तो हमारा 1 क्या हो गया? वो हमारा भाज्य हो गया, और हमारा भागफल क्या आ गया? 2, और शेषफल हमारा यहाँ क्या बच रहा है? 0। अगर आपका शेषफल अंत में 0 बच रहा है तो उसके ऊपर वाली संख्या या हमारा अंतिम जो भाज्य है वही हमारा इसका मौसा आएगा। तो मौसा हम क्या लिख सकते हैं? 1। इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम 2 संख्याओं का मौसा प्राप्त करते हैं।
दोस्तों, हमने अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से एक उदाहरण द्वारा समझ लिया है। अब हम लोग बुक के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि हमें 4052 और 12576 का एचसीएफ करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि हमें ए वही संख्या लेना है जो इन दोनों में बड़ी हो। जैसे 12576 ये 4052 से बड़ी है, तो ए हम किसे मान लेंगे? 12576 को, और बी हमारा होगा 4052। यहाँ ए जो है वो बड़ी है बी से। ठीक, तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ यहाँ को लिखना है कि जहाँ आर जो है 0 से बड़ी या बराबर तथा बी से हमेशा छोटी होती है। ठीक, अब आपको इन दोनों का एचसीएफ लेना है, तो ये काम आपको रफ में करना है। ठीक, तो देखिए 4052 और 12576 का एचसीएफ लेना है, तो हम इसे भाग विधि द्वारा करते हैं। तो 4052 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 4 12 इतना। ठीक, हमारा शेषफल क्या बच रहा है? 420। तो इसे हम लिखते हैं, भाज्य हमारा क्या हुआ? 4052, भागफल क्या हुआ? 3 और शेषफल 420, और हमारा भाजक आ गया 12576। तो अब हम इसे रखते हैं, तो ए बराबर क्या आ गया? 12576, बी हमारा हो गया 4052, और भागफल हमारा आ गया 3 और शेषफल हमें प्राप्त हुआ है 420। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो 4052 है इसे ही हमें आगे लाना है, तो 4052 को हमें यहाँ लिखना है। ये हमारा पहला चरण था। अगर आपको लिखने में सुविधा हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला चरण हो गया। अब हम लोग ये जो 4052 है इसमें जो हमारा पहला शेषफल बचा था 420, इससे भाग लगाना है। ठीक, तो 420 को जब हम 9 बार में गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है और हमारा शेषफल 272 बचता है। ठीक, अब हम यहाँ पे वही लिखना है। ये हमारा आ गया भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो हमने यहाँ भाजक लिख दिया। अब भाज्य आ गया 420 गुना भागफल आ गया 9 प्लस शेषफल हमारा आ गया 272। ठीक है दोस्तों, अब इस 420 को हमें आगे लाना है। अब 420 में जो हमारा शेषफल पहले बचा था 272, उससे भाग लगाना है। ठीक, 272 से हम लगा रहे हैं 420 में भाग, तो एक बार में 272 और हमारा शेषफल बचेगा 148। अब फिर से हमें वही चीज़ लिखना है, तो हमने किससे भाग लगाया? 272 से। कितने बार में? एक बार में, और शेषफल क्या बच रहा है? 148। यहाँ तक आपको समझ आया? अब हम लोग आगे करते हैं। अब इसी 272 को आगे लाना है। अब 272 में 148 से भाग लगाना है, तो 148 को जब हम एक बार में भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल 124 बच रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना है 148 गुना भागफल कितना आया था? 1, और शेषफल हमारा 124 बच रहा है। अब फिर से 148 को आगे लाना है। अब 148 में 124 से भाग लगाना है। ठीक, 124 में जब हम एक बार में लगाते हैं तो हमें 24 प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ हम लिखेंगे 124 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। तो 124 में हम 24 से भाग लगा रहे हैं। ठीक, तो 24 से 5 बार में जब हम भाग लगाते हैं तो हमें 120 मिलता है। यहाँ से हमारा शेषफल क्या बच रहा है? 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं 124 बराबर क्या आ जाएगा? 24 गुना 5 प्लस भागफल शेषफल क्या आया? 4। ठीक है, अब हमें ये 24 को लाना है आगे। अब 24 का करते हैं 4 से।
4 6 का 24, खत्म। शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। अब यहाँ हम लिख देते हैं 4 गुना 6 प्लस 0। तो देखिए दोस्तों, लास्ट में हमारा शेषफल 0 आ रहा है। तो या तो हम 0 से ऊपर वाली संख्या या सबसे अंत में जो हम भाजित से, जिसमें भाजक को जिससे भाग लगाते हैं, उसे ही हम एचसीएफ मानते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या मिल रहा है हमें? 4। तो हम लिख सकते हैं कि 4052 और 12576 का एचसीएफ 4 है। इस तरह से हमें इसका उत्तर प्राप्त हुआ। तो हमने उदाहरण जो पहला था आपके बुक का, उसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ऐसा सवाल फिर से आएगा तो आप लोग इसे अच्छे से बना लेंगे। अब उदाहरण नंबर दूसरा क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों, आपको ये सवाल पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि ये काफ़ी टफ है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये काफ़ी आसान सा सवाल है। मैं आपको इसे समझाती हूँ, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम मानते हैं, पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा? जो आपका सवाल है उसमें जो दिया गया हो 2q + 1, तो ये हमारा b आ जाएगा। तो b हमारा क्या होगा? 2। तो इस तरह से r हमारा क्या आ जाएगा? 0 और 1, क्योंकि हम जानते हैं कि r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस बना सकते हैं, 0 और 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ + R। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? a बराबर लिखेंगे और b हमें क्या जानते हैं कि यहाँ हम लोगों को पहले लिखना है कि जहाँ r बराबर 0 हो। ठीक है, तब क्या हो गया? a बराबर BQ + R। तो b हमारा क्या आएगा? 2q और r हमारा आ जाएगा यहाँ जो लिए हैं 0। इस तरह से a बराबर 2q। ठीक, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर q कोई समपूर्णांक हो या q कोई विषम पूर्णांक हो, ठीक, इसे अगर हम सम से गुणा करते हैं तो हमारा समपूर्णांक ही आएगा। जैसे हम आपको रफ में दिखाते हैं, अगर हम मान लिए q 1 है तो इसे हम अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? एक समपूर्णांक आ रहा है। अगर हम q को एक सम लेते हैं तो इसे सम से गुणा करने पर क्या आ रहा है? सम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से q चाहे सम हो या q विषम हो, उसे 2 से जब गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि सम गुना सम बराबर सम होता है। ठीक, अब हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2, यदि r बराबर 1 हो। ठीक, तो क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से? यहाँ लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसे इस जगह पे लिख रहे हैं। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर होता है BQ + R। यहाँ हमने r क्या लिया दोस्तों? 1। ठीक, और b तो हमारा 2 ही रहेगा हमेशा, तो यहाँ आ जाएगा a बराबर 2q + R क्या है? 1। ठीक है, अब इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। आप लोग जानिए कि ये 2q जो है वो हमेशा सम ही आएगा, और सम जब विषम से जुड़ता है तो हमें हमेशा एक विषम संख्याएं प्राप्त होती है। मैं इसे आपको रफ में करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हम ले लिए समपूर्णांक, जैसे 4 ले लिए। ठीक, अब एक विषम संख्या कोई ले लीजिए जैसे 3, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7। ठीक, जो एक विषम पूर्णांक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ ले लिए 2 और इसमें के साथ विषम पूर्णांक 5 ले लिए तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे 6 ले रहे हैं और इसके साथ 3 ले रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो बहुत सारे विषम पूर्णांक आ सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 2q + 1, तो 2q आ गया हमारा सम
और सम प्लस विषम। जैसे अगर हम q को ले लेते हैं 2, तो 2 के साथ 2 गुना आएगा और प्लस में हमारा 1 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 1 क्या आ गया 5, जो एक विषम पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि 2q + 1 क्या होगा हमारा विषम पूर्णांक होता है। ये हमारा रफ का काम है, तो इसे रफ में कीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग आगे समझ रहे हैं। जैसे समीकरण 1 में हमें क्या प्राप्त हुआ था, a = 2q। ठीक, और समीकरण 2 में क्या प्राप्त हुआ है, a = 2q + 1। तो हमारा जो सवाल था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, तो हमें यहाँ एक सम पूर्णांक प्राप्त हुआ, और दूसरा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, और हमें यहाँ समीकरण 2 से प्राप्त हुआ कि यह एक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें 2q जो एक सम पूर्णांक है तथा 2q + 1 जो एक विषम पूर्णांक है प्राप्त हुआ। अतः सभी धनात्मक पूर्णांक टू क्यू तथा 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इससे ये हमारा सवाल समाप्त हो। मैं आपको इसे एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो यहाँ हमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना था, हमने a मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो यहाँ हमारा b क्या होगा, जो हमें सवाल में दिया रहता है कि जैसे 2q है, 2q + 1 है, तो यह हमारा जो 2q के साथ रहेगा, जैसे 2 है तो वो क्या हो गया हमारा b हो गया। ठीक, तो r हमें क्या होगा, r हमेशा b से छोटा होता है, तो यहाँ हमें 2 संख्याएं प्राप्त होगी, एक 0 और 1, क्योंकि ये 2 संख्याएं जो है वो हमेशा जो b है यानी 2 उससे छोटा है। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, जहाँ r क्या आ जाएगा 0, ये हमारा केस 1 होगा, यानी कि प्रथम चरण होगा। इसमें हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं, a = bq + r। ठीक, अब a बराबर लेंगे, b हमारा क्या था 2, यहाँ मैंने 2 लिया, फिर q और r हमारा क्या था 0। ठीक, इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ 2q। तो 2q क्या हो गया, एक सम पूर्णांक, क्योंकि जब भी हम सम को सम से गुना करते हैं तो सम आता है, चाहे हम सम को विषम से गुना करेंगे फिर भी हमें सम आएगा। इसे मैंने रफ में करके आपको समझा दिया है। ठीक, अब जो केस 2 है जिसमें हम r = 1 ले रहे हैं, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं, तो हमें 2q + 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक, अगर हम किसी भी सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें हमेशा एक विषम अंक आ गया। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमें 2q और जो सम संख्या है और 2q + 1 जो एक विषम संख्या है प्राप्त हुआ। अतः सभी धनात्मक संख्याएं जो होती है वह सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसे दोस्तों हमने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 अच्छे से समझ लिया है। और अब हम जो ये 3 उदाहरण बच गए हैं आपकी किताब के, उदाहरण 3, 4, 2 ही उदाहरण बचे हैं, इसे हम अब अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।